नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। हम देखेंगे कि कैसे जमीन के नीचे से निकला एक मामूली सा पत्थर दुनिया की सबसे मुश्किल और कह सकते हैं खतरनाक प्रक्रियाओं से गुजरकर परमाणु ईंधन बनता है। ये एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर जबरदस्त सटीकता चाहिए और जरा सी भी चूक एक बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट जो बस एक मूंगफली के दाने जितना बड़ा है, उसमें इतनी शक्ति आखिर आती कहाँ से है? मतलब वो अकेले ही हजारों घरों को साल भर बिजली दे सकता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी चीज में इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे बंद हो सकती है। और जरा इस तुलना को देखिए, वही एक छोटा सा पैलेट लगभग 1800 पाउंड कोयले या 1500 गैलन तेल के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकता है। यही है वो अविश्वसनीय ऊर्जा घनत्व, मतलब एनर्जी डेंसिटी, जिसे पाने के लिए इतनी मुश्किल और जोखिम भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हमारी सफर के इस पहले हिस्से में हम इसी छोटी सी चीज के अंदर छिपी हुई जबरदस्त ताकत पर फोकस करेंगे। ये सफर दरअसल एक बदलाव की कहानी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्रकृति में मिलने वाला एक साधारण सा खनिज विज्ञान और कमाल की इंजीनियरिंग के जरिए दुनिया के सबसे ताकतवर एनर्जी सोर्स में से एक बन जाता है। लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी कोई रातों रात नहीं बन गई। इसके पीछे सदियों की वैज्ञानिक खोजें हैं जिन्होंने धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा को एक हकीकत बनाया। देखिए, 1789 में मार्टिन क्लैपरॉथ ने सबसे पहले यूरेनियम को एक तत्व के तौर पर पहचाना। फिर करीब 100 साल बाद 1896 में हेनरी बेकेरेल्स ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज निकाला, जो असल में परमाणु को तोड़ने की चाबी था। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1938, जब ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रसमैन ने पहली बार सफलतापूर्वक न्यूक्लियर फिशन किया, यानी एक एटम को तोड़ा, और उससे जो जबरदस्त ऊर्जा निकली, वहीं से परमाणु युग की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। वो ये कि कुदरत में मिलने वाला सारा का सारा यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। प्राकृतिक यूरेनियम में एक ही तत्व के दो मुख्य रूप होते हैं, जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। इसमें से लगभग 99.3% तो होता है यूरेनियम 238। ये आप समझ लीजिए ज्यादातर शांत रहता है, ऊर्जा पैदा नहीं करता। और बचा हुआ सिर्फ 0.7%, जी हाँ, सिर्फ 0.7% होता है यूरेनियम 235। और यही है हमारा हीरो। यही वो हिस्सा है जो अस्थिर है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो मतलब ये हुआ कि असली काम का माल तो बहुत ही थोड़ा सा है। और इसी काम के यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसे ही कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राकृतिक यूरेनियम में से उस उपयोगी हिस्से को निकालकर उसकी मात्रा को बढ़ाना। और सही बताऊं तो ये इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल और सबसे नाजुक हिस्सा है। आप देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक ही एनरिच करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर परमाणु हथियार बनाने हों तो उसे 90% से भी ज़्यादा एनरिच करना पड़ता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी अंतर है, जो इस टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और उसके विनाशकारी रूप के बीच एक लकीर खींचता है। तो चलिए अब इस सफ़र के उस हिस्से पर चलते हैं जो ज़मीन के सैकड़ों फीट नीचे से शुरू होता है, जहां से इस कच्चे माल को निकाला जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यूरेनियम अयस्क यानी कच्चा यूरेनियम अक्सर पानी से भरी एक मोटी बलुआ पत्थर की परत के नीचे दबा होता है। अब जाहिर है, अगर इसे यूं ही खोदा गया तो पूरी खदान में पानी भर जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है इंजीनियरिंग का एक सच कहूं तो एक चमत्कार। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग। इसमें होता ये है कि अयस्क के चारों तरफ सैकड़ों छेद ड्रिल किए जाते हैं। फिर इन छेदों में पाइप डालकर -30 डिग्री सेल्सियस वाला ठंडा लिक्विड सर्कुलेट किया जाता है। और नतीजा, ये धीरे धीरे आसपास की पूरी जमीन और पानी को जमा देता है। मतलब एक बहुत बड़ी बर्फीली दीवार खड़ी हो जाती है, और यही दीवार पानी को बाहर रोक कर रखती है ना कमाल की तकनीक। खैर, जब अयस्क सुरक्षित बाहर आ जाता है तो उसे पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर बिल्कुल बारीक पाउडर में पीसा जाता है। इस पाउडर को पानी में मिलाकर एक घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, बनाया जाता है।
फिर तेज एसिड का इस्तेमाल करके यूरेनियम को बाकी गंदगी से अलग किया जाता है और कई सारी प्रक्रियाओं के बाद हमें मिलता है एक शुद्ध और गाढ़ा यूरेनियम कंपाउंड। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के तकनीकी दिल तक, एनरिचमेंट की वो प्रक्रिया जो अविश्वसनीय रूप से जटिल और संवेदनशील है। एनरिचमेंट करने के लिए ठोस यूरेनियम को एक खास गैस में बदलना पड़ता है। इसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। ये एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव और खतरनाक गैस है जिसे संभालने में जरा सी भी चूक नहीं की जा सकती। इस गैस को सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीनों में भेजा जाता है जो हजारों चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती हैं। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही सरल नियम काम करता है। जब कोई चीज तेजी से घूमती है तो भारी चीज बाहर की तरफ जाती है और हल्की चीज अंदर की तरफ। तो बस भारी यूरेनियम 238 बाहर की ओर धकेला जाता है, जबकि हल्का और कीमती यूरेनियम 235 केंद्र के पास जमा हो जाता है। ये प्रक्रिया हजारों सेंट्रीफ्यूज में लगातार दोहराई जाती है जब तक कि यूरेनियम 235 की मात्रा सही स्तर तक ना पहुंच जाए। अच्छा, तो एक बार जब यूरेनियम सही लेवल तक एनरीच हो जाता है, तब हम आखिरी चरण में पहुंचते हैं। वो चरण जहां इसे इसके अंतिम शक्तिशाली रूप में ढाला जाता है। अब उस एनरिच की हुई गैस को वापस यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर में बदला जाता है। फिर इस पाउडर को बहुत ज़्यादा दबाव में दबाकर छोटी छोटी बेलनाकार पैलेट्स बनाई जाती हैं। इन पैलेट्स को 24 घंटे तक भट्टी में पकाया जाता है ताकि ये पत्थर की तरह मजबूत हो जाएं। और आखिर में रोबोटिक आर्म्स इन पैलेट्स को लंबी जर्कोनियम ट्यूबों में डालती हैं, जिन्हें सील करके बना दिया जाता है फ्यूल रॉड्स। तो एक फ्यूल रॉड में दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला वो पैलेट्स जो असल में ऊर्जा का स्रोत हैं और फिशन यानी परमाणुओं के टूटने की प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं। और दूसरा है क्लैडिंग, जो जिरकोनियम धातु की एक ट्यूब होती है। इसका काम है पैलेट्स को सुरक्षित रखना, जबरदस्त गर्मी झेलना और परमाणु रिएक्शन को जारी रखने देना। तो इतनी मेहनत, इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया, इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक अकेला परमाणु रिएक्टर, ध्यान से सुनिएगा, करीब 10 लाख घरों को लगातार बिजली दे सकता है। अब सोचिए, उस एक मूंगफली के दाने जितनी सी चीज में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो ऊर्जा पैदा होने के बाद शुरू होता है और एक बहुत बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली चुनौती पेश करता है। करीब 1 साल इस्तेमाल होने के बाद ये फ्यूल रॉड्स खर्च किया हुआ ईंधन या स्पेंट फ्यूल बन जाते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म और खतरनाक रूप से रेडियो एक्टिव होते हैं। इन्हें तुरंत 25-30 फीट गहरे पानी के पूल में डालना पड़ता है ताकि ये ठंडे हो सकें, और इन्हें कम से कम 10 साल तक वहीं रखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आज दुनिया भर में लाखों ऐसी फ्यूल रॉड्स पानी के नीचे रखी हैं जिनके परमानेंट निपटारे का कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर यूरेनियम का ये सफर सिर्फ एक केमिकल प्रक्रिया नहीं है। ये इंसानी दिमाग, उसकी नई खोज करने की क्षमता और साथ ही बहुत बड़े जोखिमों को संभालने की हमारी जिम्मेदारी का एक जीता जागता सबूत है।